हेलो, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आप सभी को मेरे इस ड्रीम आइस एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो सेशन है करंट अफेयर का है कि करंट अफेयर जो यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेट पीसीएस के लिए जो करंट अफेयर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। करंट अफेयर का संदर्भ किस रूप में हम समझ सकते हैं? जिस प्रकार हम खाना बनाते हैं, खाना बनाएं लेकिन अगर हम नमक नहीं डालें, दाल बनाते हैं और उसमें अगर हम छौंक नहीं लगाएं तो क्या होता है, टेस्ट जो आना चाहिए वो नहीं आता है। जब हम नमक का यूज करते हैं, खाने में नमक डाल देते हैं तो वो टेस्ट बढ़ जाता है। जब हम खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी में घी के साथ छौंका लगाते हैं तो उसके क्वालिटी क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है। उसी तरह करंट अफेयर भी महत्वपूर्ण कड़ी है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए। करंट अफेयर का अगर आप तैयार करते हैं और करंट अफेयर अगर आंसर राइटिंग में आप मेंशन करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लीड ले पाएंगे। करंट अफेयर के लिए बहुत सारे मैगजीन हैं और इतनी इतनी मोटी मोटी मैगजीन है, एक हर एक मंथ आते रहता है और आप पढ़िए तो आप पाएंगे कि जो मिलना चाहिए वो कंटेंट नहीं मिल पाता है और इतना मोटी मैगजीन पढ़ने के बावजूद भी हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो एक रिसोर्स छोड़ के कोई दूसरे रिसोर्स को भी जाते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा टॉपिक पे जो स्टैटिक पार्ट होता है वो हमारा कमजोर हो जाता है और करंट के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो करंट बिल्कुल नमक की तरह है, लेकिन कम ही है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो करंट अफेयर का स्ट्रैटेजी आपके साथ जो शेयर करने वाले हैं वो आप देखिए कि करंट अफेयर कैसे मैं कराऊंगा और करंट अफेयर का एक जो सिंपल तरीका जो मैं सोचा हूँ, चूंकि स्टडी करना बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन वैज्ञानिक स्टडी करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरा स्टाइल मेरा आपसे मैं साझा करूंगा कि मैं क्या करूंगा। दरअसल दोस्तों, ये जो है ऑल इंडिया रेडियो है। जैसे कि आज आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर क्लास में। करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट, ओशियन करंट, ठीक है, ओशियन करंट जो हमेशा क्या होता है, बह रही है, करंट है, ठीक है, जो हमेशा बहती है। आज का डे हम देखें, आज कुछ हुआ, कल कुछ होगा, परसों कुछ और होगा, फिर हर दिन हर मिनट हर सेकंड कुछ ना कुछ घटना क्या होता है, घटते रहता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि सभी घटना को याद करना? मुश्किल, महामुश्किल है। तो इसके लिए एक सरल और सहज उपाय होना चाहिए। क्या उपाय होना चाहिए, मेरा क्या स्ट्रेटजी है, आप वो देखिएगा। मान लीजिए ये जो एक है ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, और दूसरा एक है डी डी न्यूज, ठीक है, डी डी न्यूज। आप जाके लाइव सुन सकते हैं, आप लाइव सुन सकते हैं। ये जो है 8:45 PM से ये 9 PM पर आता है और ये जो है आपका 8 PM से 9 PM ये आता है। इसी का बीच का एक पार्ट है, इसी के बीच में 8:45 आता है। तो प्लेलिस्ट जो होता है, आप प्लेलिस्ट में जाके बाद में इसको पढ़ने के, इसको सुनने के बाद इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ सुन लीजिएगा। डीडी न्यूज में क्या है, इसमें ऑडियो भी है और क्या है, प्लस वीडियो भी है। ये है ऑडियो सिर्फ है।
आप सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन ये 15 मिनट का है। ये बहुत ही क्या होता है, और ये 1 आवर का है। ये क्या है, बहुत है, क्योंकि सरकार का ये जो क्या है चैनल है, ये क्या है, सरकारी चैनल। सरकार जो है अपने चैनल में बताती है क्या हम करने वाले हैं, क्या हो रहा है, उस सभी में यहाँ पे क्या होता है, डिस्कस होता है। उसके बाद एक कई पत्रिका भी आती है, मैगजीन जिसको बोलते हैं। तो 1, 2, 3 आप पत्रिका भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पत्रिका पढ़ता हूँ। उसके बाद है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मैं यहाँ जो पढ़ रहा हूँ वो है प्रभात खबर और हिंदुस्तान। ठीक है, ये 2 अखबार मैं पढ़ता हूँ डेली, ये मैं इसको डेली सुनता हूँ। पत्रिका मैगजीन है, एक मैगजीन ये और एक मैगजीन ये, 2 मैगजीन मैं भी पढ़ता हूँ। ये मेरा क्या है, रिसोर्स है। एक और है योजना प्लस कुरुक्षेत्र। ठीक है, अब क्या होता है कि एक मान लीजिए अभी ये जनवरी का माह है, ठीक है, अभी ये मान लीजिए जनवरी है। एक जनवरी से लेके मान लीजिए 31 जनवरी तक जो घटना घट गया है, ठीक है, 1 जनवरी स्टार्ट हुआ, घटना डेली होते रहता है, और ये 31 जनवरी तक क्या हो गया, घट रहा। उसके बाद क्या हो गया, फैब आ गया, फरवरी आ गया, 1 फरवरी आ गया, 28 या 29 माह का होता है ये फरवरी। ठीक है, तो इस मंथ में जो महत्वपूर्ण घटना घटा, ठीक है, 1 फरवरी से लेके यहां तक, क्या करेंगे कि एक वीडियो मैं जनवरी का बनाऊंगा 25, ये हो गया जैन 25। अभी ये जैन 25 का जो कलेक्शन मिलेगा आपको, जो जनवरी माह में जो महत्वपूर्ण घटना घट गया है उसको मैंने शामिल किया है। उसके बाद ये वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, इस वीडियो को बनाऊंगा। ये वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मार्च आ जाएगा, तो मार्च 25, उसके बाद डॉट 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 दिसंबर 2025, उसके बाद यूपीएससी एग्जाम देना है मई 2026। ठीक है, तो ये जो अभी करेंट अफेयर का जो ये सेशन है वो 2026 जो यूपीएससी और पीसीएस, ठीक है, उसमें ये महत्वपूर्ण है। यानी कि 1 जनवरी 2025 का घटना और 31 जनवरी 2025 को जो घटना घट गया है उसको मैंने एक पैकेट में डाल दिया है। केवल एक पैकेट में कम से कम 4 या 5 पेज का होगा, पूरा मंथ का जो कलेक्शन होगा। और यहाँ पे जो है एक और है द हिंदू, तो द हिंदू का एनालिसिस जो है मैं सुनता हूं, किसी न किसी को मैं भी फॉलो करता हूं, उसके सुनने के बाद जो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है तो उसको भी अपने ये इसमें मैं शामिल कर लेता हूं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरा स्ट्रैटेजी। आपको केवल क्या होता है, मान लीजिए जनवरी हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया 12 जनवरी से फिर स्टार्ट होगा जनवरी का 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आपका टोटल कितना, 15 माह का मैं कलेक्शन क्या करके दूंगा, 15 माह का कलेक्शन दूंगा। कब, 2026 को। अब जब यूपीएससी एग्जाम दे रहे होंगे और या तो कोई पीसीएस एग्जाम दे रहे होंगे तो इसमें आपको क्या आएगा, ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कलेक्शन जो है वो मैं आपको कलेक्ट करके दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऑल इंडिया रेडियो ये लाइव मैं सुनता हूँ,
डीडी न्यूज जो है ये मैं सुनता हूँ, पत्रिका दो मैं मैगजीन पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर जो है प्रभात खबर, जो कि यहाँ मेरे पास जो है प्रभात खबर, स्टैंडर्ड है, हिंदुस्तान है, ये दो पेपर को मैं पढ़ता हूँ। योजना कुरुक्षेत्र मंथली मैगजीन आता है, उसको मैं पढ़ता हूँ। द हिंदू एनालिसिस मैं भी सुनता हूँ। ये सब करने के बाद एक मंथ में क्या घटना जो घट के महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण कैसे दिखेगा? तो यूपीएससी का मेंस, यूपीएससी का क्या है, यूपीएससी का PYQ, ठीक है, जब आप PYQ पीटी का और मेंस का आप देखेंगे, पीटी और मेंस का जब आप यूपीएससी का PYQ देखेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा कि जो करंट अफेयर पढ़ने का क्या तरीका है और कैसे पढ़ना चाहिए। कहा जाता है कि बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से करंट को तैयार कर पाएंगे, तभी आपको इसमें सहजता महसूस हो पाएगा। नहीं तो इतना मोटा एक मैगजीन एक मंथ के में आता है, वो पूरा कंप्लीट भी नहीं होता है, वो दूसरा मंथ का आ गया, बर्डन है। और उसको पढ़ने के बाद अगर ये मैं पढ़ लेता हूँ तो उससे आ भी जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो करंट उस सोर्स से पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो रहा है। तो मेरा एक अथक प्रयास है, मेरा एक भगीरथी प्रयास है। मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ कि मेरा मेरा ये जो मेरा क्या सोर्स है और मैं कैसे डिजाइन करता हूँ, कैसे तैयार करता हूँ। जनवरी स्टार्ट करूंगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है। ये यूपीएससी 26 को लेके ये जो है हमारा टारगेट है कि करंट अफेयर पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए। ये करंट अगर आप पढ़ते हैं तो कहाँ काम आएगा? ये करंट अगर पढ़ते हैं तो यूपीएससी में काम आएगा, पीसीएस में काम आएगा, पीटी में काम आएगा, मेंस में काम आएगा, और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी काम आएगा। चाहे वो यूपीएससी का इंटरव्यू हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू हो। मेरा यह ड्रीम आइस एकेडमी यूपीएससी और पीसीएस को ध्यान में रख के ये करंट डिजाइन किया गया है। आई होप यहाँ तक आपको महत्वपूर्ण तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही वैज्ञानिक स्टडी पे जोर देता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि मुश्किल है, अगर आप सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो मुश्किल है कि आप जो है कमांड कर पाइएगा किसी भी टॉपिक पे। इसीलिए एक वैज्ञानिक स्टडी होना चाहिए। एक मंथ का कंपाइलेशन बहुत जरूरी होता है। मैं वही विकल्प के रूप में हूँ आपके साथ और आपके पास। यूट्यूब हमारा आप खोलिएगा, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, करंट अफेयर का एक हमारा जो है एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं अभी जस्ट, जो कि आज जो करंट अफेयर का ये मेरा पहला लेक्चर है। और जनवरी का जो करंट, जो जनवरी में जितने भी घटना महत्वपूर्ण घटे हैं, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आना चाहिए और आएगा, उसको इसमें शामिल किया हूँ। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे ये एक्सपीरियंस और ये तरीका मुझे अच्छा लगा। मैं भी कहीं ना कहीं इस तरीका को आजमाया हूँ, मुझे अच्छा लगा। 4 पेज का आपके पास एक मंथ का करंट का कलेक्शन अगर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर विकल्प आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। बड़े बड़े संस्थान जो है इस पद्धति को अपनाना चाहिए और उनसे भी निवेदन है कि ऐसा कंपाइलेशन देना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अदना सा लड़का भी कभी कमाल कर पाता है, बस उसको मौका मिलना है। अभी मैं एक अथक भगीरथी प्रयास कर रहा हूँ। मेरे स्टाइल को आप देखिए, मेरा वे ऑफ टीचिंग को देखिए, आपको सहजता महसूस ना हो करंट को लेकर तो मुझे आप मैसेज कीजिए। करंट करंट अगर मैं करा रहा हूँ, क्या है ये जो मेरा करंट है, मान लीजिए जनवरी का, ठीक है, जैन का ये मैं अभी करंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरा करंट का जो है 3 सेगमेंट, हर एक मंथ में 3 सेगमेंट होगा करंट का, 3 सेगमेंट होगा। एक होता है पीटी ओरिएंट, जो पीटी के लिए क्या होता है, पीटी यानी कि पहला जो है पार्ट पीटी को, दूसरा पार्ट है मेंस। एक ही लेक्चर में रहेगा, जैसे पीटी वाला जो फैक्ट जो कंप्लीट होगा उसके बाद मेंस में होगा, ये हो गया। उसके बाद तीसरा जो है डाटा, ये क्या है, डाटा। जब मेंस का आंसर राइटिंग आप करेंगे तो कुछ हो सकता है जो महत्वपूर्ण डेटा है, कहाँ के डेटा है, कुछ सुप्रीम कोर्ट का है, WHO का है, ठीक है, या कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन का है, या कोई सरकार ने क्या कहा है कुछ, ठीक है, नीति आयोग ने क्या कहा है,
ठीक है, कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट आ गया है, ठीक है, और भी जो इसका कलेक्शन रहता है, तो इस डाटा जो है एक डाटा भी दूंगा, तो ये सभी का क्या है, कलेक्शन है। जो करंट जनवरी में कुछ वैसा रिपोर्ट आया, जनवरी मंथ में ही कुछ वैसा महत्वपूर्ण या तो फिर स्टेटमेंट आ गया, वक्तव्य आ गया सरकार का, WHO का, सुप्रीम कोर्ट का, या फिर USA का कुछ बोलता है, हायर द अमेरिकन, मतलब बहुत तरह का जो कंसर्न है करंट का, तो ये हो गया रिपोर्ट, तो मैं इस डेटा में दूंगा, तो आपको पीटी भी कमांड हो जाएगा, मेंस भी कमांड हो जाएगा, और डेटा भी कमांड हो जाएगा। तो आप ये देख पाएंगे कि एक मंथ में जो है आपका पूरा का पूरा क्या है, करंट अफेयर का एक सेगमेंट पूरा तैयार हो रहा है। आई होप यहाँ तक आपको सहज महसूस हो पा रहा होगा। मेरा तरीका ये है कि जो पीटी, मेंस और डेटा को एक मंथ का, जनवरी का मैं जन का उठाया मैं करंट, ठीक है, CURRENT यहाँ छोड़ गया, करंट। कभी क्या होता है कि दिमाग में चल रहा होता है लेकिन वो मिस हो जाता है, तो करंट सिर्फ मेरे फीलिंग्स को आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक अदना सा लड़का ही अथक प्रयास कर रहा हूँ, अभी मैं भी स्ट्रगलिंग हूँ, मैं भी यूपीएससी का ही एस्पिरेंट हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव को आपके तक पहुंचा रहा हूँ और आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। तो करंट का जो है पीटी एक लेक्चर में पूरा, जब पूरा जनवरी का एक ही लेक्चर बनाओ, चाहे वो 1 घंटा का हो, चाहे 1.5 घंटा का हो, चाहे 2 घंटे का हो, यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, मेंस करूंगा, मेंस कंप्लीट होएगा, फिर डेटा का पार्ट करूंगा, यानी एक ही वीडियो। इसके लिए क्या है, ये सिंगल वीडियो, ठीक है, ये सिंगल वीडियो में ही आपको क्या मिलेगा, तीनों चीज मिलेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं और आज से हम शुभारंभ करते हैं क्या, करंट का लेक्चर। आज जैन है ये 2025, ठीक है, जैन 2025 का करंट मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यूपीएससी 2026 को टारगेट मैं किया हूं कि वो कंप्लीट हो जाए, और वो स्ट्रेटजी है मेरा। करंट अफेयर क्लास 1 है जनवरी 2025 के लिए, फरवरी आ जाएगा तो वो क्लास 2 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लास 1 का मतलब क्या हो रहा है, क्लास 2 का मतलब क्या हो रहा है, एक मंथ का एक कंपाइल आपको मिलेगा। अब स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले पहला करंट, ये है भारत, भारत पोर्टल, ठीक है, भारत पोल क्या है, पोर्टल है, पहला नंबर का ये करंट है। अब आप किसके बारे में, आपने नाम सुना होगा, INTER, इंटरपोल, ठीक है, इंटर NATIONAL, इंटरनेशनल क्या है, पुलिस है, ठीक है, इंटरपोल का मतलब का, इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल क्या है, पुलिस है। चलिए ठीक है। दूसरा है, मान लीजिए एक अपराधी है, ठीक है, ये अपराधी है, अपराध किया, अपराधी अपराध करके क्या कर जाता है, विदेश भाग जाता है, ठीक है, विदेश जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंटरपोल की क्या करते हैं, मदद लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर है, आगे नेक्स्ट, मान लीजिए ये MP है, और ये MP का अपराधी जो है वो क्या किया, अपराध करके विदेश भागा, ठीक है। थोड़ा मैं बोर्ड पे देख लेता हूँ कहाँ तक स्क्रीन में आ रहा है, कैप्चर हो पा रहा है, क्योंकि मैं खुद कैप्चर भी करता हूँ, खुद लिखता भी हूँ, तो थोड़ा सा मैं देखूंगा कि कहीं छूट ना जाए, कहीं कट ना जाए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इंटरपोल का मतलब जो हो गया, ये है इंटरनेशनल क्या है, पुलिस है। अब कोई मान लीजिए कि अभी इंटरपोल का व्यवस्था किया गया है,
थोड़ा सा साथियों इंक ये मुझे फिल करना है। इसका टाइट इतना हो गया था वो खोल नहीं पा रहा था। मान लीजिए, माफी चाहता हूँ समय लिया आपका। एमपी का अपराधी अपराध करते क्या हो गया, विदेश हो गया। तो ये है एमपी का पुलिस। ये क्या है, एमपी का जो है पुलिस किसको कांटेक्ट किया, सीबीआई को, ठीक है। और ये जो सीबीआई किसको कांटेक्ट किया, इंटरपोल को, इंटरपोल को, ठीक है। तो एमपी पुलिस अभी का जो था, एमपी पुलिस किसको फोन किया, सीबीआई को, कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो सीबीआई किसको फोन किया, फिर इंटरपोल के पास गया, ठीक है। यहां तक है, अभी तक का ये अवस्था है। अब क्या, किसी भी राज्य की पुलिस सीधे इंटरपोल से अब अनुरोध करेगी। अब क्या है, भारत पोल आ गया, ये भारत पोल आ गया। तो अब क्या होगा, भारत पोल आने से अब क्या हो गया, ये पहले का व्यवस्था था, ये जो था पहले का व्यवस्था था, ठीक है। पहले की क्या है व्यवस्था, कि कोई ऐसा अपराधी भाग गया यहां से तो यहां, यहां से यहां, ठीक है। अब क्या होता है कि अब क्या होगा, किसी भी राज्य की पुलिस, किसी भी राज्य की जो पुलिस है, सीधे क्या करेगी, सीधे इंटरपोल, अब सीधे क्या है, इंटरपोल से क्या करेगी, सीधी इंटरपोल से क्या है, अनुरोध कर सकेगी। अब सोचिए कि ये बहुत बड़ा चेंज आया कि नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में ये बहुत बड़ा चेंज आ गया है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण इशू है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण इशू है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब समझना भी पड़ेगा कि भारत पोल पोर्टल जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले का ये हो, जो भारत का जो अपराधी होता था वो विदेश चला जाता था, तो किसी भी राज्य की पुलिस सीधे इंटरपोल से अब क्या कर सकेगी, अनुरोध कर सकेगी। यहां तक समझ में आ रहा है। और अब मान लीजिए, देखिए जो बीच में एमपी पुलिस थी, यहाँ एमपी की पुलिस थी, और यहाँ क्या है, सीबीआई है, और यहाँ पे जो इंटरपोल है, ठीक है, पोल है। तो आप सोचिए कि इसकी जरूरत है नहीं ना। अब ये जो डायरेक्ट क्या कर सकता है, इंटरपोल को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है कि ऐसा सा बात है। तो सोचिए पारदर्शिता आ गया, और ये जो है क्विक सॉल्यूशन आ गया। और ये क्या, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला था। हमारा यूपीएससी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी। तो वहां पे अब क्या है, अगर मान ली इंटरनल सिक्योरिटी का आप क्या कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो वहां पे आप दे सकते हैं कि भारत पोल जो है, भारत पोर्टल का, जो भारत पोल पोर्टल का क्या हो गया, विकास किया गया है। अब उसका लाभ हम बताएंगे कि इसका लाभ क्या है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इसका ये क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए, ये पहला नंबर का करंट बिल्कुल तैयार हो गया। आपका कंसर्न क्या था, करंट क्या था, और इसका इशू अभी समझ गया कि ये जो है, अब हम जो सीबीआई की जरूरत नहीं है। सीबीआई को पिंजड़े का तोता। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश ने कहा था कि पिंजड़े के तोता, पिंजड़े से निकलने की कोशिश करे। वो एक स्टेटमेंट दिए थे। तो वो कहाँ पे आया था स्टेटमेंट, मैं आपको वो स्टेटमेंट बताऊंगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। आज का जो पहला टॉपिक है करंट का, पहला नंबर में भारत पोल हम पढ़े थे। भारत पोल पोर्टल क्या है, सीबीआई की जरूरत अब नहीं है। अब डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, तो इंटरपोल को क्या करेंगे, कॉल कर सकते हैं। सोचिए, इंटरनल सिक्योरिटी में आप आंसर लिखिएगा कि भारत पोल पोर्टल का आविष्कार हुआ है, या भारत पोल पोर्टल अभी बना है, ठीक है। तो ये है। दूसरा में है, ये है अंतरिक्ष। दूसरा जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में, अंतरिक्ष के
क्षेत्र में फिर इतिहास। ये हिंदी न्यूज़पेपर का हेडिंग है। कहीं ना कहीं अगर ये मैं कलेक्शन कर रहा हूं तो अखबार की कतरने भी हैं शामिल इसमें। अखबार की लाइनें, मेरी कोई लाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण सोर्स का क्या है, कलेक्शन करके मैं आपको दे रहा हूं। आप एक मंथ का करंट खाली आप हमारा ये देख लीजिए, क्या है, एस्पेडेक्स मिशन, ठीक है, एस्पेडेक्स मिशन। एस्पेडेक्स इसका क्या है, स्पेस डॉकिंग एंड डॉकिंग, ठीक है, स्पेस डॉकिंग एंड डॉकिंग, स्पेस डॉकिंग क्या है, स्पेस डॉकिंग, और ये है अनडॉकिंग। डॉकिंग और अनडॉकिंग, ठीक है, स्पेस डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। अब हम समझेंगे कि डॉकिंग क्या होता है और अनडॉकिंग क्या होता है, ठीक है। तो यही मामला चल रहा है। ये क्या था, ये डीडी न्यूज में बहुत ही अच्छे से बताया है। डीडी न्यूज किस दिन का ये न्यूज था, मैं जब मेन कलेक्शन कॉपी में किया था, मेन वाली कॉपी में, क्योंकि ये तो कंपाइल है, उसमें मैं डेट लिखा हुआ था, शायद इसमें अभी है नहीं, तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि डीडी न्यूज में बहुत विस्तार से बताया है कि अंतरिक्ष में क्षेत्र में फिर इतिहास, एस्पेडेक्स मिशन, उसमें बहुत चर्चा किया। आप सुनिएगा जाके। मैं हो सकता हूं कि कभी अभी दूसरे वाले लेक्चर जब शूट करूंगा तो मैं, अगर वो मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप वहां से सुनिएगा। क्या है कि जब रॉकेट, क्या है, जब रॉकेट, अब ये है साइंस टेक का बात चल रहा है। अब जो साइंस टेक में मान लीजिए यूपीएससी में जो नहीं पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा समस्या आएगा। जब दो उपग्रह, क्या है, जब दो उपग्रह, LAUNCH, LAU, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर स्पेलिंग लिखने में गलत हो जाएगा तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। लॉन्च, ठीक है, अब इसको ही लॉन्च कहते हैं, अब हिंदी में ही लिखेंगे आप, लॉन्च किया, ठीक है, जब रॉकेट ने दो उपग्रह को लॉन्च किया, ठीक है, जब दोनों, क्या है, जब दोनों एक दूसरे से, क्या है, जब दोनों एक दूसरे से क्या हो जाता है, जब दोनों एक दूसरे से अंतरिक्ष में, ठीक है, जहां पे अंतरिक्ष कहाँ क्या होता है, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण पावर क्या होता है, पृथ्वी है, और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण पावर खत्म होती है, यानी कि ये क्या है, अंतरिक्ष है, स्पेस है। जब स्पेस हम पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे इसमें क्या होता है। तो अभी समझ लीजिए कि जब दोनों एक दूसरे से अंतरिक्ष में क्या होता है, जुड़ता है, तो डॉकिंग हो, इसको बोलेंगे डॉकिंग। क्या बोलेंगे, डॉकिंग। तथा दोनों अलग होता है, दोनों क्या होता है, अलग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनडॉकिंग, ठीक है, डॉकिंग। ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर में अंतरिक्ष है, मान लीजिए ये अंतरिक्ष है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पावर कम नहीं के बराबर, ठीक है, अंतरिक्ष। मान लीजिए यहां से रॉकेट से ये दो उपग्रह गया, दो उपग्रह यहाँ है, एक उपग्रह यहाँ है। अब क्या बोल रहा है कि जब रॉकेट ने दो उपग्रह लॉन्च किया, जब दोनों एक दूसरे से अंतरिक्ष में जुड़ता है, अब ये क्या हो गया, दोनों आपस में मिलके ये हो गया, एक हो गया, तो ये इसको क्या बोलेंगे, डॉकिंग। इसको क्या बोलेंगे, डॉकिंग। अब मिलने के बाद फिर जब ये अलग हो जाता है, यहां से मिलने के बाद ये क्या होगा, मान लीजिए ये यहाँ होगा और ये यहाँ हो गया, ये आ गया, इसको क्या बोलेंगे, अनडॉकिंग। क्या है, अनडॉकिंग। डॉकिंग हो रहा है, अनडॉकिंग हो रहा है। डॉकिंग का मतलब क्या है, जुड़ रहा है। अनडॉकिंग का मतलब क्या होता है, अलग हो रहा है, जब दोनों अलग अलग हो रहा हो। तो यहां तक समझ में आया डॉकिंग क्या होता है, अनडॉकिंग क्या होता है। स्पेस डॉकिंग एंड डॉकिंग क्या होता है, NDOC क्या है, एस्पेडेक्स मिशन, ठीक है, एस्पेडेक्स मिशन।
अब ये महत्वपूर्ण है एस्पेडेक्स मिशन। क्या है एस्पेडेक्स मिशन? इंटरव्यू में पूछेगा। अच्छा अभी हाल में एस्पेडेक्स मिशन हुआ है, एस्पेडेक्स मिशन के बारे में आप बताइए, क्या इसका बेनिफिट है, या अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये जो इतिहास रचा गया इससे टेक्नोलॉजी में क्या बेनिफिट हुआ है इससे। ठीक है, तो ये है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये चीज यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कि एस्पेडेक्स मिशन में हम क्या करते हैं, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग क्या होता है। डीडी न्यूज में ये बहुत ही एक लगभग हमें मुझे लगता है कि आधे घंटे में ये बहुत विस्तार से बताया हूँ। मैं वहां से क्या किया हूँ, कलेक्ट किया हूँ, वहां से मैं नोट्स बनाया हूँ। ठीक है, तो ये हो गया डॉकिंग एंड डॉकिंग। आगे लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। भारत ने एस्पेडेक्स के मामले में, एस्पेडेक्स के मामले में विश्व का चौथा देश बन गया। मान लीजिए यूपीएससी बनाता है पहला देश, ठीक है, चौथा देश क्या किया, चौथा देश बन गया। ये क्या हो गया, चौथा देश बन गया। भारत ने एस्पेडेक्स के मामले में चौथा देश बन गया। तो सबसे पहला देश कौन है, यूएसए। ठीक है, ये कारनामा सबसे पहले यूएसए किया। तो उसका जो है जानी दुश्मन रूस है, उसके बाद क्या है, चीन है, उसके बाद क्या है, भारत है। कहा गया कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, इसीलिए यूएसए कर लिया था, रूस भी कर लिया, फिर ये चीन कर लिया और फिर भारत भी कर लिया। इसीलिए कहता हूं मैं कि आप एक अच्छा इन्वायरमेंट में रहें। आप गांव में भले ही रहें, लेकिन आप अच्छा इन्वायरमेंट आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। डीडी न्यूज सुने, ऑल इंडिया रेडियो सुने, अच्छे शो देखें और डिबेट सुने। अच्छा इन्वायरमेंट में रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा सुनेंगे, तो अच्छा ही बन जाएंगे। ठीक है, यू आर नथिंग बट यू आर एवरेज योर 5 फ्रेंड्स। आप 5 दोस्तों के संग में, तो दोस्त किसी को भी बना सकते हैं, आप अपने टीचर को भी बना सकते हैं। दिन में जितने भी ये सब टीचर से ही मिल लीजिए। गुरु को अपना जो है महत्व दीजिए और गुरु को हमेशा टाइम दीजिए। गुरु के लिए आप खड़ा रहिए, तो आप कहीं ना कहीं आपके पास वो गुण आ जाएगा जो गुरु के पास है, उन्होंने सीखा है, आपको वो सींचेंगे। मैं भी बहुत सीखा हूँ गुरु से भी, और सभी गुरुओं का सम्मान इस मन से, क्योंकि आपके वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और आपको नमन, सत सत नमन। ठीक है, आगे का लेक्चर में लिखेंगे, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट, ठीक है, कहा गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। हो सकता है कोई दूसरा केंद्र का नाम दे, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश केंद्र से 2 उपग्रह, ठीक है, 2 उपग्रह अंतरिक्ष में, 2 उपग्रह अंतरिक्ष यान, ठीक है, 2 रॉकेट से 2 उपग्रह अंतरिक्ष यान, यानी 2 उपग्रह, ठीक है, रॉकेट से 2 उपग्रह क्या किया, छोड़ा। तो 2, पहला का नाम था, क्या था, टारगेट, और दूसरा का क्या नाम था, चेजर। द हिंदू में बहुत बड़ा छपा था ये, टारगेट और चेजर। ठीक है, तो यही टारगेट और चेजर जो उपग्रह था, यही टारगेट और चेजर आपस में क्या होता है, जुड़ता है टेक्नोलॉजी से, यहाँ नीचे उसको, तो ये हो गया डॉकिंग का काम। ठीक है, और जब फिर अलग होता है तो क्या होता है, अनडॉकिंग। जब मैगजीन पढ़ेंगे तो और डिटेल्स इसमें है कि आखिर ये डॉकिंग एंड डॉकिंग का क्या लाभ होगा, क्या बेनिफिट होगा। लेकिन चूंकि यहाँ कंसर्न है यूपीएससी का प्रीलिम्स से, मेन से, जितना जरूरत है मुझे उतने ही बताऊंगा। उससे ज्यादा अगर बताऊंगा तो फिर मैगजीन और मेरे में फिर क्या अंतर रहेगा। आप सिर्फ मैं टॉपिक बता दिया हो, बहुत क्यूरियोसिटी आपको जानने की है, तो आप फिर मैगजीन में पढ़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं मैगजीन में ये कलेक्शन मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हो गया, दूसरा टॉपिक हो गया था।
अभी मैं तीसरा टॉपिक पढ़ता हूँ। क्या है? तीसरा टॉपिक का नाम है, तीसरा में खेल रत्न पुरस्कार। क्या है? खेल रत्न पुरस्कार। क्या है? खेल रत्न पुरस्कार। पुरस्कार से भी अभी क्वेश्चन यूपीएससी बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? मनु भाकर। मनु भाकर जो भारत को क्या की? गौरवान्वित की। बेटी पढ़ती है, बेटी बढ़ती है तो देश का नाम ऊंचा होता है, इसलिए बेटियों को पढ़ने का क्या करना चाहिए? मौका देना चाहिए। और बेटियों का भी काम है कि वो मन लगा के क्या करे? खूब पढ़े। खूब पढ़ेगी तो ऊंची कूद क्या करेगी बेटी? कूदेगी ही कूदेगी। मनु भाकर शूटिंग है, इनका खेल का संबंध किससे है? शूटिंग से। खेल रत्न पुरस्कार मिला है, उनका नाम मैं लिख रहा हूँ, हरमनप्रीत कौर। ये है हरमनप्रीत, हरमनप्रीत प्रीत ही है, कौर अलग है। ठीक है, ये हॉकी है, हरमनप्रीत। ये हो गया। और फोर्थ नंबर में एक है डी गुकेश। क्या है? डी गुकेश। ठीक है, ये जो है चेस से है, ये बहुत कम एज के हैं ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण अभी विश्व चेस से संबंधित है, इनके बारे में आप पढ़िएगा। तो ये जो है मनु भाकर, ये जो है पीसीएस के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी तो मुश्किल है कि ये करे, लेकिन मुझे जानकारी है, क्योंकि जब ऐसे लिखेंगे हम या फिर आंसर राइटिंग करेंगे तो जो महत्वपूर्ण घटना है, मान लीजिए बेटी का कहीं कंसर्न आ गया है, समाज सोसाइटी, हम जब पेपर 1 में पढ़ेंगे सोसाइटी आ गया तो सोसाइटी के बारे में बताएंगे कि बेटियों का अभी मन के आगे बढ़ के नाम रोशन कर रही है, भारत का योगदान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। मनु भाकर अभी हाल में शूटिंग में ही उनको खेल रत्न पुरस्कार मिला। तो कंसर्न हम एक जोड़ सकते हैं, इसीलिए करंट को जोड़ते जाएंगे। ठीक है, आप 2.5 में 2.5 भी स्पीड करके आप क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो चूंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि जो मैं सब कुछ क्लियर करके रखूं और एक बार में क्लिक करूं हो जाए, तो मेरे साथ शूटिंग भी मैं खुद करता हूं, सारा काम मैं ही करता हूं। ठीक है, जेड मोर टनल। ठीक है, टनल को हिंदी में बोलते हैं सुरंग। क्या है? सुरंग। जेड हिंदी में है जेड मोड़, जेड मोड़ सुरंग। क्या है? जेड मोड़ सुरंग 6.5 किलोमीटर। ये क्या है? लंबी है। ठीक है, लंबी है। और इसके बारे में आप थोड़ा सा जानते जाएंगे। और कश्मीर, ये कहाँ, इसका संबंध किस राज्य से है? लद्दाख यानी केंद्र शासित प्रदेश का ये कश्मीर है, कश्मीर के गादर। ठीक है, गादरबल जिले, गादरबल जिले में तैयार हुआ। इसका संबंध किस, कहाँ से है? तैयार की गई, तो कहाँ पे है? तो कश्मीर। ठीक है, ये पॉइंट याद होना चाहिए। और ये जो जोड़ती है, ये जो जोड़ती है, किसको जोड़ती है? गगनगीर। ठीक है, ये है गगनगीर और सोनमर्ग। गगनगीर और सोनमर्ग, गगनगीर और सोनमर्ग को क्या करती है? जोड़ती है। क्या करती है? गगनगीर और सोनमर्ग को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, ये मान लीजिए टनल है, तो ये है, एक है मान लीजिए गगनगीर, तो दूसरा क्या? सोनमर्ग है। ठीक है, ये आपस में क्या करती है? ऐड करती है। तो ये गगनगीर और सोनमर्ग हमको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। थोड़ा स्क्रीन देख लेता हूँ कि कहीं छूट तो नहीं रहा है, कुछ लिखने में समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, बहुत अच्छा, ऐसा समस्या नहीं आ रहा है। इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। चूंकि टारगेट हमारा 26 का है, तो 25 यानी कि 1.5 मंथ का करंट हमें क्या करना है? पढ़ना होता है। यूपीएससी जो है पिछली अभी 25 में एक क्वेश्चन पूछी थी,
तो वो लगभग लगभग इसका करंट का कलेक्शन जो है, 2 ऐसा क्वेश्चन था, वो 2 साल पुराना करंट क्या कर लिया था, पूछ लिया था। तो आई होप आपको कम से कम 1.5 ईयर्स का क्या करना पड़ेगा, करंट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा टारगेट है कि जनवरी से मैं उठाया हूँ और धीरे धीरे मैं आपको करंट देते रहूँगा। ये हो गया 4th नंबर। 5th नंबर करंट क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा क्या है, संयंत्र। अब ये देखिए, परमाणु ऊर्जा हमेशा, चूंकि ऊर्जा हमारे देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण है। अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात कही जा रही है, तो आप देखिए इसमें क्या है कि नई आर्थिक नीति, नई क्या है, नई आर्थिक नीति के बाद, नई आर्थिक नीति के बाद क्या है, प्राइवेट को क्या किया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है, ठीक है, महत्व दिया गया। आर्थिक नीति 1992 में जब नई आर्थिक नीति जो एलपीजी आई, एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो मामला आई, तो उसमें क्या प्राइवेट को सम्मान किया गया, ठीक है। तो ये किया गया। तो परमाणु ऊर्जा पहले सरकार ही बनाती थी, तो परमाणु से अब जो है ऊर्जा बनाने के पावर प्लांट, स्टील का पौधा, यूपीएससी हिंदी की थी इसी को, ठीक है। पावर प्लांट अब प्राइवेट कंपनी भी क्या करेगी, परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा सकती है। ये हो गया नया मामला। पहले जो था ऊर्जा संयंत्र जो है पहले सरकार ही मतलब स्थापित कर सकती थी, लेकिन अब जो है प्राइवेट को भी ये दिया गया है। तो ऐसा अब क्या है, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट जुड़ा हुआ है कि क्या है कि निजी कंपनी, ये जो है निजी कंपनी केवल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, निजी कंपनी केवल ओनली, ठीक है, 220 मेगावाट, यूपीएससी लैंग्वेज बनाती है मेगावाट ओनली। तो ये अगर ओनली होगा तो लोग अक्सर गलत मारते हैं, लेकिन अगर ये डाल दिया जाएगा थोड़ा सा क्या है सही है, तो ये पढ़ के जाए, केवल 220 मेगावाट की क्षमता, ये 220 मेगावाट की क्षमता वाले छोटे, ठीक है, छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र ही लगा सकते हैं, ठीक है, संयंत्र ही लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो है पहले मामला था परमाणु ऊर्जा संयंत्र के मामले में कि एलपीजी जब आया तो क्या गया, प्राइवेट को क्या किया, सम्मान किया गया। अब धीरे धीरे और क्या कि अभी शायद एक यूपीएससी में वही 25 में अभी जो मेंस का क्वेश्चन पूछा कि वैश्वीकरण संस्कृति को ले गया कि क्या ग्लोबलाइजेशन से क्या संस्कृति का ही केवल प्रभाव पड़ा या उसमें अन्य प्रभाव पड़ा। अभी हाल का, अभी जब ताजा 25 अभी जो मेंस चल रहा है अगस्त का, वो 23 अगस्त को शायद मेंस में हुआ था, वही पूछा है। अभी मान लीजिए एलपीजी अगर मान लीजिए नॉलेज रहेगा तो आप दे सकते हैं कि अब विदेशी कंपनी अभी यहाँ आके अब ऊर्जा का क्या कर रही है, यहाँ पे प्लांट लगा रही है, भारत का भी क्षमता बढ़ रहा है, भारत का भी कैपेसिटी बढ़ रहा है और विदेश का भी यहाँ पे आके है, तो इंटरनेशनल संबंध क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, कोलैबोरेशन हो रहा है, तो उस कंसर्न में हम जोड़ सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये चीज है, निजी कंपनी अब क्या है कि परमाणु ऊर्जा से ऊर्जा बनाने का प्लांट अब प्राइवेट कंपनी को परमाणु ऊर्जा लगा सकती है, यानी कि अब प्राइवेट कंपनी भी परमाणु ऊर्जा लगा सकती है, ठीक है।
निजी कंपनी केवल 220 मेगावाट क्षमता, यानी कि अलग अलग क्षमता होता है, तो केवल 220 मेगावाट जो होता है उतनी क्षमता का छोटा परमाणु संयंत्र लगा सकती है। क्या है? ये केवल छोटा परमाणु संयंत्र लगा सकती है, बड़े परमाणु संयंत्र नहीं लगा सकती है। अभी तो मान लिया आदेश दे दिया कि हाँ प्राइवेट भी क्या कर सकती है, लगा सकती है संयंत्र, लेकिन केवल क्या छोटे परमाणु संयंत्र लगा सकती है। यहाँ लिख देगा बड़ा, तो यूपीएससी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ केवल की जगह छोड़ देगा। यहाँ निजी कंपनी आप क्या कर रही है, आप लगा सकती है, तो लगा तो सकती है लेकिन कितना, 220 मेगावाट तक का ही छोटा परमाणु संयंत्र लगा सकती है। आई होप आपको ये समझ में आएगा 5 पॉइंट का ये जो करंट है। अब एक है छठा में बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बीएमआई, यानी मोटापे का जो है अभी परिभाषा क्या हो गया, अभी परिभाषा जो है मोटापे का जो क्या है नया उसमें संदर्भ में चेंज आ गया। अब ये हेल्थ का बात है, अभी जो है हेल्थ का बात है, तो स्वास्थ्य का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। आप सोशल जस्टिस पढ़िएगा तो जस्टिस किसी को कम मिलेगा। कहा गया है कि अगर मान लीजिए मौलिक अधिकार बेईमान है, मौलिक अधिकार वो सब व्यर्थ है यदि हम उसको स्वास्थ्य क्या करते हैं, उपलब्ध नहीं करवाते हैं। तो ये सिर्फ अधिकार कहने से नहीं होगा, अधिकार देने से नहीं होगा, उनको अधिकार का पालन होना चाहिए। मौलिक अधिकार का मतलब क्या, अधिकार दे दिए, अब दुकान में गए, अब खाना मिला ही नहीं तो क्या हुआ, अब तो भूखे रह गए। कहने का मतलब है कि यदि कोई बीमार है तो उसका इलाज होना चाहिए। किसी का कैंसर हो गया तो क्या होना चाहिए, इलाज होना चाहिए, मुफ्त में होना चाहिए, या एक ऐसा तरीका निकाले जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो सकते हैं, जस्टिस हो सकता है सोसाइटी में। आप हम लोग पढ़ना है सोशल जस्टिस सॉरी दोस्तों। तो वहां पे अभी हम बॉडी मास इंडेक्स छठा नंबर का जो करंट है वो है मोटापे को लेकर, ठीक है। मोटापा एक क्या है, गंभीर समस्या है। मोटापे की परिभाषा, ठीक है, मोटापे की परिभाषा में परिवर्तन, ये है मोटापे की परिभाषा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। बीएमआई इसको बोलते हैं बॉडी, क्या बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। मांस, बॉडी में क्या होता है, मांस होता है, चर्बी होता है, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, समझ में आ गया। बॉडी मास इंडेक्स हम कैसे मापते हैं, तो बॉडी मास इंडेक्स को मापने के लिए आपका जितना वेट है उसका क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, और ये HEIGHT हाइट से क्या कीजिए, हाइट के स्क्वायर से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, जो आया वो आपका क्या हो गया, बॉडी मास इंडेक्स है। अब पहले क्या मामला था, पहले कैसे हम मापते थे, पहले की बात है, ठीक है, ये ओल्ड बातें हैं। पहले क्या होती थी कि यदि क्या था, यदि BMI बॉडी मास इंडेक्स का मान, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स का मान क्या था, 25 kg, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर से अधिक है, ठीक है, अधिक है, तो व्यक्ति को क्या किया जाता था, मोटा माना जाता था, ठीक है। यानी कि BMI जो 25 kg डिवाइड में फिर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हाइट है इसीलिए, तो उसे मोटा माना जाता था, ठीक है। ये हो गया पहले, लेकिन अब चेंज हो गया। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, पहला है क्या है कि यदि BMI बॉडी मास इंडेक्स का मान, BMI का मान जो होता है कितना है, 23 kg, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है, 23 kg मीटर स्क्वायर से अगर अधिक हो जाएगा, ठीक है, अधिक है, तो व्यक्ति को क्या कहेंगे, मोटा माना जाएगा, ठीक है, मोटा माना जाएगा। शुगर और गठिया, ठीक है, मोटे लोगों को जल्दी होता है। यहां तक समझ में आ गया।
अब क्या था कि यदि बॉडी मास इंडेक्स 22 केजी प्रति स्क्वायर है, अभी यूपीएससी स्टेटमेंट बना के दे देगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। पहले तो बात ये है कि पहले मालूम ही नहीं कि 25 केजी पर मीटर स्क्वायर से अगर अधिक हो तो उस व्यक्ति को मोटा माना जाता है। ये पहले तो बेसिक तो समझिए कि ये था। अब क्या चेंज हुआ ये है, तो मैंने आपको ये और ये दोनों लिखवा दिया है, क्योंकि ये हेल्थ का इश्यू है। ये टॉपिक जो है हेल्थ का इश्यू है, क्योंकि सोशल जस्टिस जब हम जीएस पेपर 2 में पढ़ेंगे तो वहां पे आपका ये टॉपिक क्या है, वहां पे आप ऐड कर सकते हैं प्रश्न के आंसर लिखते के समय, ठीक है। तो वहां पे आपको बेनिफिट होगा। ये हो गया। एक है 7th नंबर में ये जो आया है, 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 से लेकर, ठीक है, और 2039 तक को, इस एज में अगर कोई बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है, तो उसका नाम दिया गया है GENERATION, जनरेशन बीटा, ठीक है, जिसको जनरेशन बीटा कहते हैं। बीटा कहा गया, जनरेशन बीटा कहा गया, ठीक है। पूछेगा जनरेशन बीटा का एज क्या है, 1 जनवरी 2025 से 2039 तक का जनरेशन बीटा है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में हाई रहेगा, नई नई टेक्नोलॉजी को ये जो बच्चे 2025 में जो जन्म लिए हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी का वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसको जनरेशन बीटा नाम दिया गया है, ठीक है। मोस्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का ये क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं, और हो सकता है कि ये 22वें, ये हो सकता है कि कुछ ऐसे हो ना 22वें शताब्दी को क्या कर सकते हैं, 22वीं शताब्दी को भी देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर 75 साल जीते हैं ये तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये मजा भी आ रहा होगा। जनरेशन बीटा है, ठीक है, ये है जनरेशन बीटा, ये इंफॉर्मेशन था। एक 8वां नंबर में कभी कभी यूपीएससी जो होता है एक नया टर्मिनोलॉजी यूज करता है, माइक्रोबिट्स। माइक्रोबिट्स क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया था, सिंपल पूछा माइक्रोबिट्स क्या होता है और 4 एस्टिमेट दिया, तो समझ में आएगा तब ने कि है क्या। उसी तरह एक ये वर्ड यूज किया फायर, फायर, फायर है, मैं फायर, ठीक है। पुष्पा झुकने का नहीं, लेकिन झुकना चाहिए। जो झुकेगा वही क्या होता है, बढ़ता है, वही गढ़ता है। घमंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सम्मान सबका है, लेकिन कहने का मतलब है कि झुका हुआ इंसान ही आगे बढ़ता है। ये फिल्मों वाला लाइन जो है ना, वो जीवन में जब आएगा तो सब कारगर साबित नहीं होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप झुके रहें। जब आंधी आती है तो क्या होता है, झुक जाता है पेड़, तो वो झुका जाता है, वो क्या होता है, खड़ा हो जाता है। लेकिन जो जो तना हुआ था वो क्या होता है, उखड़ जाता है, ठीक है, उखड़ जाता है। इसीलिए वो खड़ा भी नहीं हो पाता, इसीलिए घमंड नहीं। लेकिन हाँ, यदि अगर कोई दिखाए जलवा, अगर आपको कोई बोले, तो फिर मुंह तोड़ जवाब भी हमें क्या करना है, जवाब देना चाहिए। अगर कोई आपको ऐसा कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो लिमिट भर आप सम्मान कीजिए। अगर वो पत्थर मारा है तो आप ईटा वाला पत्थर मान लिए, जो लोहा है ना, लोहा का छड़ बना के उसको गरम गरम करके उसको दागिए, समझे ना। सम्मान कीजिए लेकिन एक लिमिट भर, कि क्षमा शुभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। समुंदर शांत है तो ये नहीं झुकने का, समंदर शांत है तो ये नहीं है कि उसमें मछली नहीं है, उसमें क्रोकोडाइल भी है, आओगे तो चले जाओगे। तो इसीलिए झुकना चाहिए। फायर लाइन, तो फायर लाइन है क्या, खाली इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा क्या है, वृक्ष है, ये जंगल है और जंगल में बहुत सारा वृक्ष है। तो ऐसा एक कंसेप्ट अंग्रेजों ने निकाला था कि बहुत ज्यादा घना वन है और वहां पे अगर कुछ गैप अगर हम छोड़ दें तो क्या होगा, अगर जैसे मान लीजिए कभी इसके बीच में क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ भी पेड़ लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ भी पेड़ लगा देते हैं और यहाँ भी पेड़ लगा देते हैं और यहाँ भी पेड़ लग जाता है, तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ आग लगा तो धीरे 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 करके यहाँ भी आग लग जाएगा। इसीलिए कहा गया कि ऐसा करते हैं कि कुछ थोड़ा सा हम क्या करते हैं, गैप छोड़ देते हैं। जब भी मान लीजिए अगर किसी को एक पेड़ को नुकसान होगा, सभी पेड़ को नुकसान नहीं होगा। तो ये फायर लाइन एक कंसेप्ट है, एक वर्ड, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी यूज हुआ था, तो ये हम
आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये आप करंट अफेयर को लेके जो सहजता, जो शीतलता आप पाएंगे, अगर हमारा करंट अफेयर आप देखेंगे तो बहुत ही शीतल एहसास होगा आपको, लगता मानो एसी में बैठा हुआ हूं। 9वां में है शौचालय। क्या है? शौचालय, सोचने का आलय। वहां बैठ के क्या कीजिए, सोचते रहिए, नए नए आइडिया लिए। शौचालय हमारे लिए केवल, शौचालय हमारे लिए केवल सुविधा नहीं, क्या है? सुविधा नहीं है, बल्कि, ये क्या है? बल्कि शौचालय हमारे लिए जीवन का एक क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता की हम बात करते हैं कि स्वतंत्र है, लेकिन अब शौचालय घर से बाहर जाता है, लोग दिन दोपहर में लग गया, जिसके घर में शौचालय नहीं है, क्या वो स्वतंत्र है? लिबर्टी है उसके लिए लाइफ में? नहीं है। केवल संविधान कह देने से, लिख देने से, दे देने से नहीं होता है। इसीलिए हमारे आदरणीय मोदी जी जो है शौचालय निर्माण का एक जो योजना चलाए हैं, बहुत ही सम्माननीय है। ये जो कहा है, किसने कहा? सर्वोच्च न्यायालय। ये है सर्वोच्च न्यायालय का क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्या स्टेटमेंट है। आप इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे? तोता की जैसा क्या करेंगे? रट्टा मार। ठीक है, इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे? रट्टा मार, तोते की तरह, कि शौचालय हमारे लिए केवल सुविधा नहीं है, बल्कि शौचालय हमारे लिए जीवन का एक मौलिक अधिकार है। कब यूज करेंगे इसका, इस स्टेटमेंट का? आई थिंक, मुझे लग रहा है सोशल जस्टिस में, चूंकि जो क्या बोलते हैं, जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए कुछ वैसा क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन में हम ये डाल सकते हैं, उस कंसर्न में हम डाल सकते हैं। तो मुझे पेपर में मिला, तो मुझे लगा कि ये आपके पास ये महत्वपूर्ण लाइन आना चाहिए, तो मैंने करंट के रूप में हम ये शौचालय लिख देगा कि शौचालय का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है या नहीं है। इसी से हो सकता है करंट बना दे। समझ में आ रहा है? क्योंकि शौचालय हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का ये है, सुप्रीम कोर्ट देश का माई बाप है, तो सम्मान आप भी करना पड़ेगा। रट लीजिए इस स्टेटमेंट को। 10 नंबर में है, क्या है? कि राज्यों की क्या है? पुलिस है। राज्यों की पुलिस किसी भी आरोपी को, ठीक है, किसी भी आरोपी को व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस नहीं भेज सकती, ठीक है, नहीं भेज सकती। राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों की पुलिस किसी भी आरोपी को व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस जारी नहीं कर सकती। क्या आरोपी? अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है, तो बोल रहा है कि किसी भी आरोपी के व्हाट्सएप या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से नोटिस नहीं भेज सकती है। ये है, दूसरी है सीआरपीसी की धारा 14A, ठीक है, सीआरपी की धारा 14A जो है, और BNS
एस इसका फुल फॉर्म बताइएगा क्या है। ये 3 कानून अभी बना है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बीएनएस की धारा, बीएनएस की धारा 35 के तहत, 35 के तहत नोटिस को व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से तामील करना होगा, तामील करना होगा, व्यक्तिगत रूप से क्या करना होगा, देना होगा, ठीक है। राज्यों की पुलिस, अब ये नया वर्ड आया, सीख लिए, तामील। राज्यों की पुलिस किसी भी आरोपी को व्हाट्सएप या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस नहीं जारी कर सकती है। पहला, सीआरपीसी की धारा 14A और बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस को व्यक्तिगत रूप से तामील करना होगा, ठीक है। पुलिस शुड गिव नोटिस टू द एक्यूज पर्सनली। आरोपी भाग जाता है तो नोटिस नहीं मिल पाता है और बहाना करता है कि नोटिस नहीं मिला, इसलिए ऑनलाइन देने की पहल पुलिस ने की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। एक तरफ तकनीक की बात हो रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना किया। मोदी जी डिजिटल इंडिया मिशन लाए थे, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लाए, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं करने को कहा गया। सोचिएगा कि ऐसा क्यों नहीं करने को कहा गया, क्योंकि सभी जितने आरोपी होते हैं पढ़े लिखे तो है नहीं, समझ में आ रहा है, सभी के पास डेटा तो है नहीं, सभी के पास नेट तो है नहीं, सभी के पास मोबाइल तो है नहीं, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, ऐसा करने से आरोपी को हम क्या कर सकते हैं, और जबरदस्त बहाना के माध्यम से उसको हम संलिप्त कर सकते हैं, यानी क्राइम का रेट मेरा और क्या करेगा, बढ़ सकता है। इसीलिए अब एक प्रश्न है आपके सामने कि क्या पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल नोटिस देने के लिए भी क्या नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न है कि अगर मान लीजिए पुलिस अगर ये करती है, करे या ना करे, मन में ये प्रश्न है कि मान लीजिए पुलिस जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर करती है तो क्या उसको पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव हो सकता है। थोड़ा मन में दिमाग में सोचिए कि अगर मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये स्टेटमेंट नहीं देती और ये राज्य की पुलिस किसी भी आरोपी को व्हाट्सएप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस भेजती तो इसका क्या पॉजिटिव था और क्या नेगेटिव होता, इसमें साविस्तार क्या करे, सोचे पॉजिटिव और नेगेटिव के क्या पॉजिटिव हो सकता था, समय बचता, तकनीक के माध्यम से मान लीजिए लोग को तुरंत मैसेज मिल जाता, ठीक है। लेकिन नेगेटिव पक्ष क्या है, नेगेटिव पक्ष यही है कि जो आरोपी है उसको और भी हम बेहतर तरीके से फंसा भी सकते हैं, और भी इसका रीजन है। तो चूंकि ये पार्ट जो है करंट अफेयर का है, तो आगे हम चल पड़ते हैं। आगे का एक है नया है क्वेश्चन, ये नया करंट है। नया करंट में है क्या, सो आप देखिए, सबसे पहले ये करंट नंबर 11 है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, तो सरकार द्वारा चुनावी नियमों, सरकार द्वारा चुनावी नियमों में क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। क्या किया है, बदलाव किया गया, ठीक है, बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, पहला नंबर में आप ये सुनते जाइए, केवल ये महत्वपूर्ण केवल सुनने का है। चुनाव हो जाते थे तब लोग या राजनीतिक पार्टी, क्या जब चुनाव हो गया या तो लोग या राजनीतिक पार्टी क्या करते थे, सीसीटीवी के क्या करते थे, फुटेज मांगते थे, ठीक है, फुटेज और वेब कास्टिंग के फुटेज मांगते थे, ठीक है, फुटेज और वेब कास्टिंग के फुटेज क्या करते थे, मांगते थे। जो ये पोलिंग बूथ पे क्या होता है, लगा होता है, तो पोलिंग बूथ पे, ठीक है, पोलिंग बूथ पे आप जब जाएंगे
जब पोलिंग बूथ पे आप जाइएगा तो वहां पे क्या होता है, सीसीटीवी कैमरा होता है, और ये क्या होता है, एक सीसीटीवी कैमरा का फुटेज होता है, एक होता है वेब कास्टिंग, ठीक है, वेब कास्टिंग। तो ये इसका लोग या फिर आम जनता जो है या राजनीतिक पार्टी जो है इसको क्या करते थे कि बोलते कि सीसीटीवी का फुटेज और वेब कास्टिंग का हमको क्या कीजिए, फुटेज थोड़ा दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ये सरकार द्वारा चुनाव आदेशों में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, तो इसमें निर्वाचन आयोग, अब देखिए निर्वाचन आयोग ने क्या कहा। अब ये निर्वाचन आयोग आपके लिए क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। अब ये निर्वाचन आयोग जो क्या है, महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। अभी इलेक्शन, ये क्या था आपका, सिलेक्ट कमेटी गठित किया गया निर्वाचन आयोग के बारे में। जब आएगा कंसर्न तो मैं अलग से बताऊंगा वहां पे कि निर्वाचन आयोग में अभी क्या क्या मामला था उसमें। अभी मैं फिर भटक जाऊंगा, अलग टॉपिक है ये। तो सरकार द्वारा चुनावी नियमों में बदलाव किया गया। पोलिंग बूथ और सीसीटीवी कैमरा और वेब कास्टिंग जब इलेक्शन हो जाता था तो आम जनता या तो फिर कोई राजनीतिक पार्टी का क्या है, कोई प्रतिनिधि या फिर राजनीतिक पार्टी क्या करता था, बोलता था कि हमको जो है इसका क्या दीजिए, ये क्या बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं यार इसको हम, सीसीटीवी कैमरा, और ये टेक्निकल टर्म है मैं भूल रहा हूँ, फुटेज, इसको बोलते हैं फुटेज, ठीक है। जो कि टेक्नोलॉजी का शब्द है तो अलग शब्द नहीं यूज करते, वही यूज करना चाहिए जो है। फुटेज, सीसीटीवी का फुटेज मतलब जो वीडियो रिकॉर्डिंग मांगता था, ठीक है, इसको फुटेज बोलते थे। तो निर्वाचन आयोग ने कहा, क्या कहा, कुछ बातें कही। यदि हम इन फुटेज को लोगों को दे देते हैं तो इससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। वो देख लेगा कि अच्छा कौन आदमी किसको दे रहा है वोट, अच्छा ए आदमी को दे रहा है, बी पार्टी को दे रहा है, ये दूसरा नंबर है। यदि हम वह फुटेज प्रदान करें तो इस फुटेज का प्रयोग एआई के द्वारा फर्जी न्यूज गढ़ने के लिए एवं फर्जी विचार फैलाने के लिए किया जा सकता है और इससे मतदान की विश्वसनीयता बहुत अधिक बाधित होगी, ठीक है। सरकार ने कानून बनाकर कहा, क्या कहा, कि सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। भारत सरकार, तो भारत सरकार ने भी कह दिया कि निर्वाचन आयोग ने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भारत सरकार ने नियम बनाया, कानून बनाया और बता दिया कि हम ये नहीं देंगे, ठीक है। चूंकि किसी भी प्राइवेसी का भी मामला है, बहुत तरह का एआई के तहत भी बहुत तरह का मामला कंसर्न, आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या एआई ने हंगामा मचा दिया है। एआई को लेके अभी ब्रेसली पार्क में जो मीटिंग हुआ है, 3 अभी मीटिंग हुआ था, अभी शायद यूपीएससी करंट में आया था, हाँ याद आ गया। ब्रेसली पार्क में जो पहला मीटिंग हुआ था एआई को लेके ही, कि ये क्या कर रहा है, एआई जो क्या कर रहा है, मान लिया सोनू निगम है तो सोनू निगम का आवाज क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो भैया इसका टैलेंट क्या हो गया, इसका टैलेंट ये खा गया तो ये बेरोजगार बैठ जाएगा ना। इसी तरह के एक कंसर्न आ गया कि एआई जो है लोगों को बेरोजगार कर रही है, या एआई जो है हमें, इस पे एक कंसर्न आया, ये अलग इशू है। धीरे धीरे जो इशू जैसे डेवलप हुआ हम वहां पे ही पढ़ लेंगे तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। अब है 12 नंबर पे, क्या है, डीप सीक, DEEP के डीप सीक, ये क्या कंपनी का नाम है, ठीक है। डीप सीक कंपनी कौन बनाया है, तो ये कंपनी जो चाइनीज कंपनी है, ठीक है, ये स्टार्टअप है। डीप सीक ये जो है चैट जीपीटी से क्या है, बेटर है, ठीक है। ये बनाया जो है चीन है, ठीक है। ये चीन क्या है, चैट जीपीटी से ये बेटर है डीप सीक, ठीक है। जब यूएसए को, ये चीन को क्या था, इसमें कंसर्न था कि चीन को चिप चाहिए था, चीन को चिप यूएसए नहीं दिया, तो ये क्या किया, चीन जो है प्रतिस्पर्धा के मामले में बहुत तेज है, तो उसने क्या किया, मतलब सस्ता चिप से क्या डीप सीक बना दिया, ठीक है, डीप सीक बना दिया और सस्ते चिप का सेवा, और ये सेवा मुक्त भी कर दिया, ठीक है। अब डीप सीक क्या ऐप भी है, वेबसाइट भी है, और अब क्या है एप्पल पर स्टोर कर सकते हैं। तो एप्पल यानी ऐप भी और वेबसाइट भी ये डेवलप कर दिया है। डीप सीक में बिजली की खपत बहुत कम होती है। अब क्या है, डीप सीक में क्या है, बिजली भी बहुत कम खपत होती है। चैट जीपीटी का यूज करिए तो बिजली बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। चिप, जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो यूएसए नहीं दिया तो खुद का चिप तैयार किया था, ठीक है ना। ये जब चीन जो है
यूएसए से मांगा, यूएसए जब नहीं दिया तो खुद क्या किया, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो यूएसए नहीं दिया तो खुद का चिप बना लिया, ठीक है। और ऐसा करने से डीप सीक जो आ गया, और ऐसा करने से क्या हो गया, अमेरिका के मामले में, अमेरिका बाजार में हल्ला हो गया, ठीक है, कि बाप रे बाप, चाइना जो है हमारा क्या कर रहा है, मतलब पछाड़ रहा है हमको, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं कि डीप सीक का अचानक उदय अमेरिकी कंपनियों के लिए चेतावनी है, क्योंकि यह सस्ता और तेज है। सचेत हो जाओ डोनाल्ड ट्रंप, क्या हो जाओ, सचेत हो जाओ डोनाल्ड ट्रंप। अब आपको इस कंसर्न में आना आएगा कि डीप सीक है क्या, तो ये तो आप जान पा रहे हैं ना कि डीप सीक है क्या, एआई जैसा चैट जीपीटी से बेटर है, तो आप ये समझ पा रहे हैं, कंसर्न सिर्फ समझना है करंट का, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब आते हैं 13 नंबर में, चंद्रमा, चंद्रमा यानी चंदा मामा, चंद्रमा भी क्या है, चंद्रमा भी संकटाग्रस्त, चंद्रमा भी संकटाग्रस्त ऐतिहासिक, क्या है, संकटाग्रस्त ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल की सूची में शामिल, ठीक है। चंद्रमा भी, कौन, चंद्रमा भी संकटाग्रस्त ऐतिहासिक स्थलों की सूची में शामिल, और ये किसके द्वारा शामिल किया गया, विश्व स्मारक कोष, ये संस्था है, इसी के द्वारा, ठीक है, इसी संस्था के द्वारा ये जो है क्या किया, संकटाग्रस्त ऐतिहासिक स्थल सूची में शामिल किया। कि किसके द्वारा, विश्व स्मारक कोष, ये नाम पूछेगा, ऑप्शन अलग अलग दे देगा कि किस कोष के द्वारा या किस संस्था के द्वारा, तो ये है विश्व स्मारक संस्था द्वारा। विश्व स्मारक कोष जो है ये क्या करती है, हमारी वास्तुकलाओं, ऐतिहासिक धरोहरों एवं पुरातात्विक वस्तुओं का संरक्षण और क्या करती है, संवर्धन करती है। चंद्रमा पर क्या हो रहा है, लगातार गतिविधियां बढ़ रही है, चंद्रमा पर लगातार गतिविधियां हो रही है, तो नील आर्मस्ट्रांग पहले पैर रखे थे तो वो मिट जाएगा, तो हो सकता है मिट जाएगा तो क्या होगा, संकट इस पे भी अब आने लगा है, ठीक है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 डॉट 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 अब होने वाला है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इस पे भी प्रॉब्लम आएगा, संकट की ओर ये आ रहा है। तो संकटाग्रस्त ऐतिहासिक स्थलों की सूची में शामिल किसके द्वारा, विश्व स्मारक कोष के द्वारा, तो ये नाम आपको याद रखना है, विश्व स्मारक कोष, ठीक है। अब ये जो है तिब्बत में क्या आया, अभी तिब्बत में भूकंप आया, ठीक है, भूकंप, तो ये ज्योग्राफी में पढ़ना है, ज्योग्राफी में पढ़ना है, ज्योग्राफी में पढ़ना है पेपर 1 में, ठीक है। तो भूकंप आप क्या कर लीजिएगा, अच्छे से कमांड कर लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन क्या करेगा, पूछ सकता है भूकंप से, भूकंप का उद्भव कैसे होता है, उसके बारे में जो भी कंसर्न रहेगा भूकंप के बारे में। अब ये क्या हो गया, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि तिब्बत हमारे जस्ट बगल में है, ठीक है, तो वो भूकंप आया, तो ये हमारे लिए भूकंप जो है महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस में अभी क्या हो गया, भयंकर आग लग गया, तो ये पूछेगा हाल फिलहाल में लॉस एंजलिस बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, किस घटना के कारण, आग लग गया, भूकंप हुआ, और भी बहुत सारा ज्वालामुखी फटा, और भी जो रीजन है, तो लॉस एंजलिस जो है बॉलीवुड जैसे यहाँ पे हो तो उसी तरह हॉलीवुड का वो क्या है, गढ़ है, तो लॉस एंजलिस किसके लिए महत्वपूर्ण है, आग लग गया था यहाँ पे। अभी मैंने आपको लगभग 15 टॉपिक या 15 इशू में आपको क्या किया हूँ, लिखवाया हूँ, समझाया हूँ, बताया हूँ। ये जो है पार्ट 1, ये क्या है, पार्ट 1, यानी कि मैंने बताया था कि करंट जो मैं पीटी के लिए पढ़ाऊंगा, मेंस के लिए पढ़ाऊंगा, और ये जो एक होता है डेटा होता है, क्या होता है, डेटा होता है। जनवरी का मान लीजिए ये करंट है, जैन का करंट है, ठीक है,
तो जैन का करंट अगर मान लीजिए ये 25 के लिए है, जैन करंट 25 का है, ठीक है। तो ये सीक्वेंट मेरा आप क्या हो गया, पेटी जो है कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे मेंस पर, ठीक है। अब मेंस पे आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा आज के इस लेक्चर में। क्योंकि एक मंथ का ये कलेक्शन है तो जाहिर सी बात है ये 1 घंटा का तो हो नहीं सकता है। तो मैं जिस तरह धैर्य बना के पढ़ा रहा हूँ तो आप भी आप क्या करते जाएं, पढ़ते जाएं। अब आएगा मेंस। अब मेंस के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेंस के लिए क्या महत्वपूर्ण है उस इशू को मैं रखा हूं। सबसे पहला है उत्तराखंड, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। एक ही साल बना था। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक, समान नागरिक क्या है, संहिता लागू हो गया, ठीक है। आर्टिकल 44 में क्या है, इसका उल्लेख है। तो आप सोचिए आर्टिकल 44 महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। यूपीएससी में पूछेगा कि समान नागरिक संहिता लागू अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड ने लागू किया है, तो इसका क्या कंसर्न है, क्या पॉजिटिव होगा, क्या लाभ है। तो उत्तराखंड अभी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला क्या है, पहला राज्य है, ठीक है। गोवा की बात छोड़ दीजिए, जो राज्य है आजाद हुआ भारत, उसके बाद जो प्रथम राज्य जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड बन गया। इनके बारे में हम समझते हैं कि मार्च 2024 में राष्ट्रपति अनुमोदित किया, फिर बाद में राज्य ने 27 जनवरी को लागू कर दिया। 27 जनवरी जो है समान नागरिक संहिता दिवस है, ठीक है। 27 जनवरी क्या है, 27, अब क्या है 27 जनवरी, अभी क्या नया डेट आ गया। ये स्टेट पीसेस के लिए क्या है, फैक्ट है। समान नागरिक संहिता, ठीक है। आर्टिकल 44 में क्या नहीं पूछेगा, पूछेगा समान नागरिक संहिता दिवस कब बनाया था, ठीक है। समान नागरिक संहिता दिवस, ये हो गया दिवस, ठीक है। तो ये इस दिन बनाया जाता है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अनुसूचित जातियों पर लागू नहीं होगा, यानी कि ये एसटी पर लागू नहीं होगा, यानी कि जो उत्तराखंड के जो अनुसूचित जनजाति है उन पे ये लागू नहीं होगा, ठीक है। लागू नहीं होगा। आर्टिकल 342 के तहत उनके अधिकारों की रक्षा किए गए हैं। क्यों, आर्टिकल 342 जाके आप देखिएगा, अब ये 342 क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है, कंसर्न है। तो 342 के तहत इसकी अधिकारों को संरक्षण किया गया है, ठीक है। और क्या क्या, पुरुष 3 और 4 विवाह कर लेता था, अब वो नहीं कर सकता है। महिला का भरण पोषण अब क्या मिलेगा, मिलेगा, महिलाओं को भी अब क्या होगा, भरण पोषण मिलेगा। इसमें व्यवस्था की गई है, इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था को अब सुने। पहला है बहु विवाह प्रथा पर रोक। क्या किया गया है, बहु प्रथा विवाह पे क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया। अभी ये कि समान नागरिक संहिता लागू हो गया है, तो उसमें क्या क्या प्रावधान, ये भी पूछ लेगा कि क्या क्या उत्तराखंड के द्वारा समान नागरिक संहिता लागू किया गया, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो पहला प्रावधान है कि बहु विवाह पर क्या है, पहला कि बहु विवाह, लिखने में थोड़ा सा बहुत ज्यादा समय जाएगा इसीलिए मैं बोल के पढ़ा रहा था। तो बहु विवाह प्रथा पर क्या होगा, बहु विवाह प्रथा पर क्या होगा, रोक होगा, पहला हो गया। दूसरा पर होगा वैधानिक तलाक लेने पर, यानी कि वैधानिक तलाक लेने पर, मतलब वैधानिक तलाक ले सकता है, मतलब तलाक लेने का तरीका है क्या कि लीगली आप तलाक ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप किसी के साथ रह ही सकते हैं, मतलब आप वैधानिक तरीके से तलाक ले सकते हैं। पति और पत्नी दोनों के लिए तलाक लेने का आधार जो है समान होंगे। तलाक की अनुमति न्यायालय से लेनी होगी, ठीक है, न्यायालय से लेनी होगी। हलाला को अपराध घोषित कर दिया गया। और चौथा नंबर पे क्या कर दिया, हलाला को अपराध घोषित कर दिया गया। हलाला क्या होता है, www.googlesearch.com करिए, गूगल में आप कीजिएगा, हलाला बता देगा। जो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे 1 महीने के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन करना होगा।
आप उत्तराखंड में हैं और लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। छठा में है कि लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए आवेदन करना होगा, कि अगर मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आवेदन देना होगा। ये भी प्रावधान किया गया है। सेवेंथ में किया गया है, यदि लिव इन रिलेशनशिप के दौरान महिला गर्भवती हो जाती है तो इनकी सूचना सरकार को देनी होगी। तो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है लेडीज तो इसको भी सूचना किसको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, यानी कि आपको ये बताना पड़ेगा। आठवां नंबर है कि सभी धर्मों में माता पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी का समान अधिकार होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आठवां नंबर पे है। कह रहा है कि सभी धर्मों में, यानी किसी भी धर्म का हो, माता पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी का क्या होगा, समान अधिकार होगा। देखिए उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू होने से कितना इंपॉर्टेंट इशू वहां पे क्रिएट हुआ, कितना महत्वपूर्ण है कि वहां पे मुस्लिम महिलाएं हैं तो आप, अगर आप भाई है तो भी आपको अब क्या मिलेगा, आपको उतना ही आपको राइट मिलेगा, इक्वल राइट मिलेगा। हर विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी आप विवाह करवा रहे हैं तो वो रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 26 मार्च 2010 के बाद सभी शादी पर इनके दायरे में आ जाएगा, यानी कि 26 मार्च 2010 के बाद जो विवाह किए हैं ये इस दायरे में आ जाएंगे, ठीक है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में लंबे समय से रह रहा है तो उसे भी समान नागरिक संहिता का पालन करना पड़ेगा। यदि आप बहुत लंबे समय से उत्तराखंड में कार्यरत हैं तो आपको भी ये क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। विवाह की उम्र सीमा राष्ट्र के उम्र सीमा के समकक्ष की है, मतलब राष्ट्रीय उम्र सीमा क्या है, 21 और 18। क्या है, 21 और 18। 18 जो है आपका गर्ल्स के लिए और बॉय के लिए 21 कर दिया गया, तो यहाँ भी अब क्या हो गया, मान्य हो गया है, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड में ये भी शामिल कर दिया गया है। उसके बाद है मुस्लिम भी बच्चों को अब गोद ले सकेंगे। जो पहले ये प्रावधान था कि उत्तराखंड में जो मुस्लिम महिलाएं गोद नहीं ले सकती हैं, अब वो भी क्या करते हैं, गोद ले सकती हैं। अब अंतिम है कि विवाह अमान्य हो गया, विवाह अमान्य हो गया पर बच्चा वैध माना जाएगा और उनके सारे अधिकार की रक्षा की जाएगी। विवाह अमान्य हो गया, मान लीजिए किसी तरह से विवाह अमान्य हो गया तो बच्चे जो है, तो वे बच्चे को क्या किया जाएगा, सारे का सारा अधिकार दिएगा। तो एक ये इशू था, ये महत्वपूर्ण इशू है, ये महत्वपूर्ण इशू था, इसीलिए मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत किया। क्या इसकी विशेषताएं, चूंकि लिखूंगा मैं तो क्या होगा, बहुत समय भी खर्च होगा। आप सुन ले, आपको सुनने के बाद क्या होता है कि आप जो है हमारे, आप कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ये था पहला इशू, मेंस के लिए पहला इशू जो महत्वपूर्ण है, मैं उन्हीं को क्या किया हूं, शामिल किया हूं। दूसरा नंबर का ये है कि 1 रुपया बराबर, मान लीजिए अभी क्या है, 86 रुपया, $1 के बराबर क्या है, 86 रुपया है, ठीक है। और वही $1 के बराबर क्या हो जाएगा, 82 रुपया, ठीक है। पहले कितना था, 86 रुपया, ये सॉरी, अब पहले कितना था, 82 रुपया, अभी क्या हो रहा है, 86 रुपया। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप, ये अमेरिका है, ये क्या है, यूएसए है, और ये क्या है, इंडिया है, ठीक है। तो ये जो है इधर फेंका $1, तो $1 फेंका इधर, तो इधर ये फेंक दिया कितना, 82 रुपया का टॉफी मान लीजिए फेंक दिया, 82 पीस मिलता था टॉफी, तो 1-1 रुपया का 82 टॉफी दिया, तो 82 फेंक दिया। अब ये फिर क्या करा, यही $1 और भेजा, जब बढ़ रहा है तो अब क्या किया, अब क्या कर रहा है, अब इसको इंडिया को क्या करना है, 86 टॉफी मतलब भेजना पड़ रहा है। ये भी $1 अभी भी भेज रहा है, फिर अभी जब बढ़ने के बाद $1 अभी भी भेज रहा है। अब क्या इंडिया को $86 भर रहा है। अब देखिए $4 का हमको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, यानी कि हमारे मुद्रा क्या हो गया, कमजोर हो गया। क्या हो गया, कमजोर हो गया। $4 एक्स्ट्रा मुझे क्या करना पड़ रहा है, कैरी करना पड़ रहा है और देना पड़ रहा है, ठीक है। तो $1 बराबर 86 रुपया भी है मान लीजिए, और पहले अगर $1 बराबर 82 रुपया था, तो हम $1 का एक टॉफी मिलता है तो 82 टॉफी में फेंकते हैं। लेकिन अब ये हमें $1 देता, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, 86 रुपया अभी भी हम दे रहे हैं इसको, यानी $4 का हमें क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, यानी हमारा मुद्रा क्या हो गया, कमजोर हो गया।
$1 के बराबर 86 रुपया, पहले कितना था 82। जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा 88 हो गया, ठीक है, 90 हो गया, तो यानी हमारा डॉलर रुपया क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, और डॉलर क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। रुपया क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, और डॉलर क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। इसी का अगर हम उल्टा कर देंगे, 80 हो गया, 79 हो गया, 65 हो गया, तो रुपया जो मेरा क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, और डॉलर क्या मेरा होगा, कमजोर होगा। तो अभी का जो ये हाल है, मेरा रुपया क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो ये एक कंसर्न था। अभी हम इसको पढ़ के आपके पास लिखते हैं। जो पहले 1 रुपया बराबर 82 रुपया थी, वो घट कर 1 रुपया बराबर अब 86 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। रुपया में क्या हो गया, गिरावट, रुपया में क्या हो गया, गिरावट हो गया। तो आप सोचिए रुपया में गिरावट जब आएगा तो इसका क्या कंसर्न होगा, क्यों, कारण क्यों, आखिर रुपया में गिरावट अगर आ गया, ठीक है, रुपया में गिरावट आ रहा है, तो क्या कारण है कि रुपया में गिरावट आ रहा है, आखिर क्या कारण है कि रुपये में गिरावट आ रहा है, उसका कारण, उसका पहलू आज हम समझते हैं। रुपया में गिरावट का कारण, ठीक है, रुपया में आखिर क्यों कारण, रुपया घट रही है। यहाँ तो हम दिखा दिए हैं कि आपको ये 86 चॉकलेट फेंकना पड़ रहा है, यानी 4 रुपए का हमारा घट गया, यानी रुपया घट गया, तो उसका कारण क्या है। ट्रंप राष्ट्रपति बने तब से अमेरिका अमेरिका के लिए कहे, कि अमेरिका जो है अमेरिका के लिए कहे। कंसर्न देखिए कि ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं और बोलते हैं अमेरिका जो है अमेरिका के लिए, ठीक है। टैक्स लगाएंगे, जो निर्यात करते हैं उसमें यूएसए में संरक्षणवादी, यानी कि खूब क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे, 100% टैक्स लगा देंगे। 100 रुपया का चीज 200 रुपया हो गया, तो टैक्स, यानी कि अब सोचिए कि मामला क्या कैसे कैसे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स को भी अब समझिए। टैक्स लगाएंगे, जो निर्यात करते हैं, यूएसए में संरक्षणवादी नीति अब लागू हो रहा है। जो लोग अमेरिकी डॉलर में भारत में निवेश किया, उसको निकालकर यूएसए में अब निकालकर निवेश करेंगे, क्योंकि फेडरल बैंक ने ब्याज दर को 4 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 4.5 कर दिया। 4 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 4.5 कर दिया। आप सोचिए कि ये जो है हमारे कोई मान लीजिए यूएसए का क्या है, लोग है, ठीक है, यूएसए का लोग जो है भारत में इन्वेस्ट किया, उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, यानी कि 4 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हैं, और अमेरिका जो है 4.5 रुपये इंटरेस्ट देगा, ठीक है, 4 रुपया ब्याज देगा, ठीक है, और ये ब्याज दे रहा है भारत, और ये क्या है, यूएसए, ब्याज दर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब यूएसए का लोग यहाँ जो इन्वेस्ट कर रहा था, भारत में जो 4 रुपया कमा रहा था, उसको सोचेगा भैया 4.5 रुपया हम यहाँ कमाएंगे, हमारा यूएसए का पैसा यूएसए में जाएगा, तो यहाँ से निकल के क्या होगा, यूएसए चला जाएगा, यानी कि यानी भारत से डॉलर क्या हो रहा है, निकल रहा है। डॉलर निकल रहा है, तो हमारे पास इंटरनेशनल व्यापार करने के लिए डॉलर का क्या होना चाहिए, कलेक्शन हो जाए, तभी हम व्यापार करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, डॉलर जो मेरा देख लीजिए, डॉलर जो है निकल कर, यानी कि यहाँ से पैसा निकल कर हमारा क्या जा रहा है, यूएसए चला जा रहा है। समझ में आ रहा है, यूएसए चला जा रहा है। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा क्या हो रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारा कम हो रहा है। ऐसा होने से क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, वो विदेशी मुद्रा भंडार मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ये भंडार मेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, यूएसए की ओर ले जा रहा है डॉलर, तो विदेशी मुद्रा भंडार मेरा कम होगा। हम डॉलर में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, डॉलर में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है। तो ये है विदेशी मुद्रा भंडार जो मेरा कम हो जा रहा है। अब क्या, व्यापार जो होता है, विदेशी व्यापार करते हैं तो भुगतान डॉलर में, जब हम निर्यात से ज्यादा आयात करते हैं तो हमें डॉलर में भुगतान करना होगा, और हमें डॉलर की जरूरत होगी। मान लीजिए क्या कर रहा है कि निर्यात है और एक होता है आयात, ठीक है, आयात है। तो निर्यात का किए हम मान लीजिए 100 और 105 कर लिए आयात, ठीक है। तो 100 के बदले हमको डॉलर देना होगा, ये डॉलर कमाए निर्यात के, तो हमको भी डॉलर मिल गया। अब मान लीजिए आयात किए हम 105, तो 5 के लिए और एक्स्ट्रा हमको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा किसी को, यानी 5 के बदले हमको और डॉलर देना पड़ेगा, और डॉलर यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, और हमें डॉलर की क्या होगा, यहाँ जरूरत होगा। तो ये अगर हम आयात ज्यादा कर लेते हैं तो हमारा डॉलर की मांग बढ़ेगा, हमारे पास डॉलर ज्यादा होना चाहिए, और डॉलर हमारे पास है नहीं, तो हम आयात ज्यादा कर नहीं सकते हैं। एक ये कंसर्न था। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को भी हम समझने का कोशिश किए।
चूंकि ये इकोनॉमिक्स का क्लास है नहीं, थोड़ा सा जो कंसर्न हो रहा था अमेरिका के लिए, महाराष्ट्र के लिए, तो बिहारी लोगों को मार के भगाया जा रहा था। तो उसी तरह अभी जो इंडियन लोगों को इंडिया के मार्केट से जो है यूएसए के लोग निकल रहे हैं, तो क्या हो गया, हायर द अमेरिकन, यानी कि अमेरिका के लिए, यानी अमेरिके के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा एक कंसर्न हम यहाँ पढ़ेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, भारत में ये जो इशू सिर्फ समझना, मेंस में क्या इशू समझना है, ये लिखने वाली है ही नहीं। भारत में इशू को मैं समझा रहा हूं, आप समझे से, बढ़ रही महंगाई, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, समझ में आ गया, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, भारत में बढ़ रही है महंगाई। ठीक है, क्या है, भारत का टारगेट था कि हर साल 8% आर्थिक वृद्धि हासिल करेंगे। कितना परसेंट, 8% जो है हम आर्थिक वृद्धि, ठीक है, आर्थिक वृद्धि करेंगे। कितना परसेंट, आर्थिक वृद्धि 8% हासिल करने की बात किया गया। कितना, प्रत्येक वर्ष की, हम प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे, 8.5% आर्थिक वृद्धि करें प्रत्येक वर्ष। ठीक है, यहाँ लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ये घटकर कितना हो गया, 6 से लगभग 6.5% के आसपास आर्थिक वृद्धि करने के बाद जो टारगेट था 8%, लेकिन हो कितना पाया, 6 से 6.5% ही आर्थिक वृद्धि हो पाया। ठीक है, आर्थिक, अब है एक आर्थिक, अब यहां देखिए 8.5% से लाना था, तो अब हो गया 6 से 6.5%, यानी कि क्या हो गया, आर्थिक क्या हो गया, सुस्ती हो गया। ठीक है, सुस्ती, ठीक है, आर्थिक सुस्ती हो गया। अब यहां थोड़ा सा बचेंगे, आर्थिक सुस्ती का मतलब है कि हमारा लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं। आर्थिक सुस्ती का मतलब क्या है, कि हमारा लोग जो है सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, हमारा सामान, यानी हमारे लोग जो है सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उद्योगों को लाभ कैसे होगा। मान लीजिए हम सामान का यूज करेंगे नहीं, प्रोडक्ट को अगर बना, प्रोडक्ट को यूज करेंगे नहीं, कंपनी वाले मोबाइल हम यूज ही नहीं करेंगे, तो कंपनी को फायदा होगा। जब कंपनी को फायदा नहीं होगा, तो कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, जब प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो लोगों को हाथों में पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कंसर्न है। तो लोगों को लाभ कैसे होगा, क्योंकि ये कंपनी में ही निवेश करते हैं, जब निवेश में ही लाभ नहीं हो रहा है तो पैसा निकालकर यूएसए की ओर भाग जाएगा। समझ में आ गया, लाभ नहीं जब होगा आदमी को, कोई आदमी यहाँ निवेश किया, ठीक है, आर्थिक सुस्ती हो गया, तो यहाँ क्या होगा, DEMAND, क्या हो गया, डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। डिमांड कम हो गया तो कोई भी चीज है, यहाँ उत्पाद जो है, उत्पाद क्या है, नहीं बिका, उत्पाद नहीं बिक रहा है, ठीक है, उत्पाद क्या हो गया, नहीं बिक रहा है। डिमांड कम हो गया तो उत्पाद, इसका मतलब है कि नहीं बिक रहा है, तो फैक्ट्री मेरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फैक्ट्री जब बंद हो जाएगा तो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। लोग जब बेरोजगार हो गए, तो अब क्या होगा, समस्या इनको आएगा। फैक्ट्री बंद होगा, जो कंपनी, मान लीजिए फैक्ट्री बंद हो गया, कंपनी बंद हो गया, तो जिस कंपनी में कोई विदेशी कंपनी आई और यहाँ पैसा लगाई, वो क्या कर जाएगी, वो भाग जाएगी, यानी कि आप भाग जाएगी। यहाँ पे जो हम निवेश आया था, वो निवेश इंडिया से निकलकर अब अपने घर चला जाएगा, या तो किसी अन्य देश में पलायन हो जाएगा। समझ में यहाँ आ गया, क्योंकि आर्थिक सुस्ती आ गया, भारत में बढ़ रही है महंगाई। ठीक है, यहां तक कंसर्न समझ में आया कि आर्थिक सुस्ती मतलब हमारे लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं। जो आर्थिक लोगों को, जो उद्योगों को लाभ कैसे होगा, तो उद्योग को लाभ कैसे होगा, क्योंकि ये कंपनी में ही निवेश करते हैं। जब कंपनी निवेश ही नहीं कर पाएंगे तो पैसा निकालकर वो क्या भाग जाएंगे अपने हो। लोगों के आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो महंगाई लगातार क्या होगा, बढ़ रही है, तो क्रय शक्ति भी लोगों को क्या हो जाएगा, कम होगा। भैया यहाँ पे डिमांड क्या है, कम है, लोगों का आय है ही नहीं, तो डिमांड है ही नहीं, लोगों का आय है ही नहीं, और ऊपर से महंगाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आर्थिक विकास करने के हासिल करना था, लेकिन इतना ही है, हम महंगा जो है, वस्तु जो है महंगाई हो रहा है। 10 रुपया था कोई भी साबुन, मान लीजिए 10 रुपया का था, अब 12 रुपया हो गया साबुन। ठीक है, गरीब इंसान
सोचता है कि 10 रुपए का साबुन हम यूज करेंगे, लेकिन अब इसके पास आय ही नहीं है, ये इसके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। तो अब ये छोड़िए, इसको भी अब महंगा होके माल में महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है? तो महंगाई बढ़ हो गया, 10 का माल 12 में हो गया। अब इसके पास व्यक्ति है, इसके पास आय है ही नहीं, क्योंकि फैक्ट्री बंद हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो महंगाई होने से और इसको प्रॉब्लम होगा, 10 वाला चीज तो यूज करने के लायक है ही नहीं, अब ये 12 हो गया, तो इनको क्या आ गया, प्रॉब्लम हो रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या है कि मान लीजिए अब इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी ना, ऐसा होने से क्या होगा, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि $1 के बदले अब $1 के लिए 86 रुपये देना होगा। पहला बात तो ये कि महंगाई बढ़ रही है, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि $1 के बदले पहले 82 रुपये देते थे, अब जो हम 86 रुपये देना पड़ रहा है। जब पेट्रोल महंगा होगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक महंगा होगा। शिक्षा खर्च वृद्धि, यानी शिक्षा खर्च में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। जो अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं उसके डॉलर में खर्च करना होगा। एयरलाइन के सामने संकट आएगा, निर्यात में वृद्धि होगा। एक पॉजिटिव प्रभाव होगा कि ये जो होगा क्या होगा, निर्यात में क्या हो जाएगा, निर्यात में क्या होगा, वृद्धि होगा। ये दिमाग में याद करना है, ठीक है? जब हमारा मुद्रा कमजोर होगा, यानी $1 बराबर ये 82 रुपया, और $1 बराबर क्या है, 86 रुपया। तो जब 82 से अब क्या होगा, 86, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा निर्यात जो है, हमारा भारत का निर्यात ये जो क्या होगा, एक प्रभाव होगा कि भारत का निर्यात क्या होगा, बढ़ेगा। मान लीजिए कि $1 के बदले 82 चॉकलेट वो खाता था, बच्चे के लिए अपने वो ले जाता था, $1 के बदले ये इंडिया से मंगवा लिया, तो उसको कितना, 82 टॉफी मिलता था, लेकिन अब $1 के बदले 4 एक्स्ट्रा टॉफी मिल रहा है। तो यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा वो कंज्यूम करना चाहेगा $1 के बदले कम पैसा देकर, क्योंकि ये डॉलर सेम है, तो अब 46 टॉफी मिल रहा है, तो क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा ये क्या करेगा, उपभोग करेगा। ये ज्यादा ज्यादा जब उपभोग करेगा तो इसका भारत का निर्यात क्या होगा, एक सकारात्मक प्रभाव होगा कि एक भारत का निर्यात बढ़ेगा। यहाँ तक ये कंसर्न था, ये इशू था, मैं आपको सारा समझाया हूँ और सारा बताया हूँ। एक जो है अंतिम पड़ाव जो है, मैंने आपको बताया था कि ये, अच्छा, एक ये था कि एक ये है कि इजराइल और हमास में अभी शांति स्थापित हो गया, ठीक है? कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर क्या किया था, हमला किया था। ये चौथा इशू था, इजराइल और इंटरनेशनल रिलेशन का ये मामला। इजराइल, ये है इजराइल, ये आईआर वाला मामला है। ये क्या है, आईआर का संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़िएगा। ये इजराइल और हमास, ठीक है? तो इजराइल और हमास के बीच में क्या है, 7 अक्टूबर 2027 को हमास ने क्या किया था, इजराइल पर क्या किया था, हमला कर दिया। उसके बाद ये जो है जलवा दिखा रहा, अपना झलक दिखला जा, झलक जो दिखा रहा है हमास को, त्राहीमाम त्राहीमाम ये करना स्टार्ट कर दिया। फिलीपींस, ठीक है, फिलिस्तीन, सॉरी फिलीपींस बोलता हूँ, फिलिस्तीन में ही है हमास, ये है आतंकवादी संगठन है। आई होप ये आप कंसर्न समझ पा रहे होंगे। तो ये क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ मारे जा रहे थे। गाजा पट्टी हमास का क्या है, केंद्र है। अब जो बहुत लंबे दिनों तक संघर्ष चला, तो फिर अमेरिका के सामने ये क्या हो गया, मध्यस्थता हो गया। अमेरिका ने इन दोनों के बीच में आया और बोला कि हम चलो शांत करवाते हैं, अब दोनों शांत हो जाएं। तो व्यवस्था किया, क्या व्यवस्था किया कि पहले चरण में 6 सप्ताह के लिए, और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया। मतलब पहले 6 सप्ताह के लिए कोई एक दूसरे पर क्या करेगा, हमला नहीं करेगा। ये मामला कब का है, जनवरी का मामला है। ये है मामला जनवरी का, तो मैं जनवरी की बात बता रहा हूँ। आज जो अगस्त है, अगस्त वाली बात अभी डिस्कस कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? अभी ये जनवरी है, तो हम जनवरी का ही बात करेंगे। धीरे धीरे क्या चेंजेज होगा, क्या बदलाव होगा, तो धीरे धीरे हम जब यहाँ पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या है, गाजा पट्टी में ये जो है हमास का केंद्र है, और इजराइल और हमास के बीच में यूएसए जो है शांति समझौता स्थापित करने की बात किया गया। और धीरे धीरे ये कहा कि जो क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे पर शुरू में 6 सप्ताह के लिए एक दूसरे पर क्या होगा, हमला नहीं करेंगे। देखेंगे दोनों तरफ से अगर शांति समझौता आ रहा, फिर धीरे 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 क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से फिर दोनों के बीच में अच्छा शांति की माहौल स्थापना होगा। ये प्रयास किया था।
एक दूसरे के बंधकों को क्या करेंगे, रिहा किया जाएगा। 6 सप्ताह तक हम हमला नहीं करेंगे, फिर बंधकों को क्या करेंगे, रिहा करेंगे। गाजा पट्टी में बफर जोन और आरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा। गाजा पट्टी में क्या है, बफर जोन बनाया जाएगा और आरक्षित क्षेत्र बनाए जाएंगे, ठीक है। और कोई भी सेना इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ तक ये इशू था। अब तीसरा डेटा जो हमने पढ़ाया था, आपको बताया था कि किसी भी एक टॉपिक जो हम लेंगे, उस टॉपिक का जो है हम 3 भागों में बांटे थे। जो करंट का हम टॉपिक ले रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एक करंट में जो है पीटी का लेंगे, पीटी मैंने पढ़ लिया। दूसरा मेंस का जो कंसर्न इशू क्या क्या है वो मेंस पढ़ लिया। अब तीसरा में है डेटा को लेकर मैं आया हूँ कि महत्वपूर्ण जो 1 या 2 डेटा, ठीक है, मैक्सिमम 3 डेटा मैं आपको दूंगा, तो उसमें डेटा का क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड, पहला, अभी मैं डेटा आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं डेटा को पढ़ रहा हूँ। मेंस के लिए मैंने पीटी मेंस कर लिया, जो कंसर्न इशू, तो अब क्या है, डेटा। अब मैं डेटा को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, तो ये अभी इसको इरेज करता हूँ। यहाँ तक दोनों हो गया। अब तीसरा है कंसर्न डेटा। केंद्रीय भूजल बोर्ड, ये जो है इशू में आया, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल बोर्ड क्या है, केंद्रीय भूजल बोर्ड है, केंद्रीय भूजल बोर्ड है। क्या, क्यों ये चर्चा में आ गई कि दिल्ली चुनाव में जल संकट को लेकर मुद्दा, चूंकि दिल्ली का चुनाव जब हो रहा था उसमें जल संकट को लेकर क्या हो रहा था, उसमें एक मुद्दा उभर आया, तो केंद्रीय जल भूजल बोर्ड इशू में आ गया। अब क्या है, सबसे पहले है कि जल जो होता है उसमें कहा गया कि नाइट्रेट की सांद्रता अधिक है, ठीक है। दिल्ली में जो जल है उसमें है क्या, नाइट्रेट की सांद्रता अधिक है। फ्लोराइड और आर्सेनिक जो है सुरक्षित सीमा से अधिक है, ठीक है। फ्लोराइड और आर्सेनिक सुरक्षित सीमा से अधिक है, तो नाइट्रेट पाया जाता है। फ्लोराइड और आर्सेनिक की बात किया जा रहा है। पूछेगा जल में, अभी जल की समस्या, इसमें से क्या क्या पाया, आर्सेनिक की समस्या है, तो मेंस में आपको ये डेटा फैक्ट लिखना पड़ेगा कि दिल्ली जल बोर्ड या केंद्रीय भूजल बोर्ड ने ये कहा कि यहाँ के जल में नाइट्रेट की सांद्रता अधिक है, फ्लोराइड और आर्सेनिक की सुरक्षित सीमा से अधिक है। 788 जिला है हमारे देश में, कितनी हमारे देश में, 788 जिले हैं हमारे देश में, उसमें से 440 जिला में क्या है, भूमिगत जल प्रदूषित हो चुके हैं। कितने, 788 में 440 जो है भूमिगत जल प्रदूषित हो चुके हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू WHO ने क्या कहा था, WHO ने क्या किया, 80% जो है बीमारियों का कारण पीने का पानी है, यानी कि 80% जो है बीमारी का कारण, 80% बीमारी का कारण जो है पीने योग्य पानी है, यानी पीने योग्य पानी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि पानी पीना बहुत अच्छे तरीके से, अच्छा पानी पीना हेल्थ के लिए अच्छा है। क्योंकि 80% बीमारी जो है पीने योग्य पानी से क्या होता है 80, यानी कि 80% बीमारी का कारण पीने योग्य पानी है, ठीक है। ये हो गया पहला केंद्रीय भूजल बोर्ड के बारे में। दूसरा डेटा है कि 2.9.1 अरब डॉलर, ये 2.9.1 अरब डॉलर हमारे प्रवासी भेजे, ठीक है। हमारे प्रवासी ये टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, प्रवासी NRI, ठीक है, प्रवासी भेजे, ठीक है, जो अन्य देश से आगे है। सोचिए कि हमारे जो है भारत के लोग जो है विदेश में रह रहे हैं, NRI जो है 1 to 9.1 अरब डॉलर हमारे एक साल में इतना भेजे, तो जो अन्य देश से क्या है, ज्यादा है। तो सोचिए हमारे भारत के लोग कहाँ कहाँ फैले हैं, तो अलग अलग देश में फैले हैं। वो जो भारत को क्या कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, तो भारत क्या हो रहा है, आर्थिक रूप से क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो ये डेटा अगर मालूम होगा आपको तो आप मेंस में लिख सकते हैं। अब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो के अनुसार,
इसके अनुसार ये चौथा डेटा है यूनाइटेड, मैं लिख देता हूं, चौथा है यूनाइटेड स्टेट सेंसस ब्यूरो। यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो के अनुसार 1 जनवरी 2025 को विश्व की जनसंख्या 1 जनवरी 2025 को, बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं यार, मैं देखता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स से यहाँ कट रहा है, तो ये मैं यहाँ लिखता हूँ, ये लास्ट कंसर्न है, ये चौथा नंबर में जो है यूनाइटेड का ब्यूरो, यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो सेंसस, ये जो है यूनाइटेड स्टेट सेंसस ब्यूरो के अनुसार जो है 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को विश्व की जो जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है, तो 8.09 अरब। ठीक है, तो ये हो गया, फैक्ट हो गया कि यूनाइटेड स्टेट सेंसस ब्यूरो के अनुसार 1 जनवरी 2025 को विश्व की जनसंख्या 8.09 अरब हो गई। अब सोचिए, इतनी बड़ी आबादी है, अगर मान लीजिए भूजल संकट होगा, अच्छा से मार्केटिंग नहीं होगा, अच्छा से मान लीजिए अगर खाने का जो खेती नहीं होगा, तो खाद्य पदार्थ में क्या होगा, कमी हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ रही है, क्राइम बढ़ेगा, तो बहुत तरह का हम यहाँ रिलेट कर रहे हैं। जैसा क्वेश्चन का डिमांड है उसी के अनुसार इस हम डेटा का क्या करेंगे, यूज करेंगे। आई होप आज का ये जो लेक्चर आपको समझ में आएगा और बहुत ही मजा आने वाला है। करंट को लेकर मैं अपनी जितनी योग्यता है, जो मैं कर सकता हूं, आपके साथ में सही समय पर उपस्थित होकर मैं आपको सारा कंसेप्ट लिखाने का कोशिश करूंगा। और आपका भी थोड़ा सा है, अगर आप हमारा यूट्यूब वीडियो को आप देख रहे हैं और अच्छा लगता है तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं मैं भी एक ज़्यादा अच्छे तरीके से मोटिवेट हूँ और मैं आपके लिए और नया कंटेंट, जिसको बोलते हैं रिच कंटेंट, मैं आपके लिए रिच कंटेंट लाऊंगा और आपको भी रिच बनाऊंगा। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ, मैं अगले कड़ी में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपने आप को बहुत अच्छे से रखेंगे, अपने और अपने लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और एक बेहतर जीवन जीने का कला आप धीरे धीरे विकास करें। जय हिंद साथियों, बाय बाय।